बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़िश्ता लेक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कल लास्ट टाइम हमने पहले स्टैंजा को रीड किया था। आज मैं नेक्स्ट स्टैंजाज की तरफ मूव कर रहा हूं। बातें इसकी इब्तिदाई मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि क्या हमने इस पे गुफ्तगू की है, करनी है। दूसरा स्टैंजा कहते हैं, कंटिन्यूस एज स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine. Continuous लगातार, मुसलसल. There is no break. कोई वक्फा नहीं है. कहते continuous as the stars that shine. इस तरह मुसलसल, ऐसे लगातार जैसे कि आसमान के सितारे जब हमारी आसमान पर निगाह पड़ती है तो एक से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे सितारे। तो कहते हैं इसी तरह से वो जो फूल थे वो भी इसी तरह लगातार और मुसलसल, दे स्ट्रेच्ड एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, जिससे सितारे झिलमिलाते हैं। तो कहते हैं ये फूल भी इसी तरह मुझे झिलमिलाते हुए नजर आ रहे थे, कहकशाओं में चमकते सितारों की माने। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली कतार की माने। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टार्स जो आसमान पर मौजूद हैं, जब आपकी निगाह आसमान पर पड़ती है, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे सितारों से आगे जहां और भी, और उसके बाद आगे से आगे चले। तो कहते इसी तरह से जो फूल मैंने देखे, डैफोडिल्स के बारे में कह रहा है कि वो भी झील में इस तरह मुसलसल और लगातार और बिखरे हुए थे जैसे कि आसमान के पर सितारे कहकशाओं में झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन एंड साहिल, किनारा, साहिल के उसके झील के किनारे के पास पास, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, 10,000, 10,000 फूल कहते मैंने एक ही झलक में, एक ही नजर में, क्विक व्यू में, यानी ऐसे जो मैंने निगाह लगाई, मैंने 10,000 फूल देख लिए। ये इमेजरी है। जो आप लोगों को याद होगा मैंने फिगर ऑफ स्पीच की बात की थी कि फिगरेटिव स्पीच जो पोएट या राइटर अपनी पोएट्री के अंदर, अपने प्रोज के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर यूज करता है मुख्तलिफ चीजों के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा एज द स्टार्स, अब ये आपको पता है कि ये सिमिली है, सितारों की मानंद, सितारों की तरह। इसी तरह से अब वो बता रहे 10,000, ये इमेजरी है कि मैंने एक नजर में, एक ऐसे जो मैं जा रहा था, मैंने ऐसे जो निगाह उठाई, 10,000 फूल मैंने एक ही नजर में देख लिए। तो और वो थे क्या? टॉसिंग देयर हेड्स इन सरप्राइटली डांस, खुशी में उनके सर यूं उछल रहे थे। आप पानी की लहर को अगर आप देखें ना, और उसके अगर आप उसकी मूवमेंट को देखें तो पानी की लहर ये जा रही होती है, अप्स एंड डाउन की। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ, एक नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर नीचे। अब इसी को वो पोएट जो वो कहते हैं कि फ्लावर अगर यहां था, ये क्रेस्ट था, फिर वो नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की शक्ल में कहता है जी वो फूल जो वहां फैले हुए थे, मैंने 10,000 फूलों को देखा एक ही नजर के अंदर, और उनके सर जो है वो खुशी के अंदर क्या कर रहे थे? उछल रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स। ये सेकंड स्टैंजा की बात है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और सिर्फ फूल नहीं कर रहे थे, वो जो लहरें थी वो भी उनके साथ रक्स कर रही थी। यानी यूं समझ लें कि जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक गाने वाला और बजाने वाला और ठीक है। और आप जब उस गाने को या उस म्यूजिक को सुनते हैं,
आप भी उसके साथ साथ गुनगुनाने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। तो कहते हैं द वेव्स, जब लहरों ने उन फूलों को नाचते हुए देखा, द वेव्स बिसाइड देम, जो उनके साथ लहरें थी वो भी उनके साथ नाचने लगी, रक्स करने लगी। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो खुशी में बेइंतहा बहुत आगे पहुंच गए थे, बहुत आगे चले गए थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अब कहता जी बीइंग अ पोएट मैं क्या कर सकता था। डैफोडिल्स थे, ब्रीज थी और वेव्स थी, हवा चल रही थी, वो फूल भी उस हवा की उसमें इतने खुश थे कि वो उसमें मूवमेंट कर रहे थे। उसकी मूवमेंट को उसने क्या कहा, डांस। ये पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, यानी द एक्चुअल वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग और एंड दैट इज परफॉर्म्ड, दैट इज गिवन टू सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। यानी उसका अपना रियल वर्क नहीं है, हम उसकी मूवमेंट को किसी ह्यूमन एक्टिविटी के साथ हम मिला देते हैं, मैच कर देते हैं, उसको हम पर्सोनिफाई कहते हैं, यानी इसकी शख्सियत उसके ऊपर चढ़ा दी। तो फ्लावर्स डांस नहीं कर रहे, उनकी मूवमेंट है। हवा के अंदर आपने देखा होगा कि पत्ते भी लहलहा रहे होते हैं, तो इसका मतलब जब पोएट देखेगा वो कहेगा ये नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसको पत्तों की मूवमेंट को सॉरी की मूवमेंट को वो डांस का नाम दे रहा है, और ये पर्सोनिफिकेशन है। फिगर ऑफ स्पीच में मैं दो बातें आपको पहले बता चुका। एक था आपका सिमिली इमेजरी, 10,000 saw I at a glance, और उसके बाद अब ये चीज आ गई पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन समझ आ गई है कि जब आप एक चीज का काम, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी मेटाफर की एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं साथ ही, ताकि आपका फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कहती मेरा चांद आ गया, चांद आ गया, ये है क्या? मेटाफर, ये मेटाफर है। और अगर वो कहती मेरा चांद जैसा बेटा, अब इसमें चांद कहा नहीं, उसको चांद की तरह कह रही है, जबकि पहले फिक्रे में वो चांद कह देती है उसको, वो चांद, मेरा चांद आ गया, मेरा चांद जैसा बेटा आ गया, पहला चांद आ गया, वो मेटाफर है, ठीक है। और जो चांद जैसा है सॉरी, वो चांद जैसा वो सिमिली है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफाई कर देना काम ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन आप उसको किसी नॉन लिविंग को तफवीज कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कहता है कि इतनी अच्छी कंपनी थी, इतनी अच्छी सोबत थी, हवा चल रही थी, फूल रक्स कर रहे थे, फिर सिर्फ फूल नहीं थे, लहरें भी रक्स करने लग गई। तो कहते हैं इस तमाम सूरत हाल में क्या हुआ, पोएट, मैं बीइंग पोएट, व्हाट कुड आई डू दैट इन सच ए जॉकेंट कंपनी, जॉकेंट हैप्पी गे मूड, इतनी अच्छी सोहबत के अंदर एक शायर क्या कर सकता था? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज यहां अभी आपके एक्सरसाइज में भी आ जाएगा। गेज का मतलब होता है किसी चीज को लाइकिंग वे में देखना। उर्दू में हम इसका तर्जमा करते हैं, पंजाबी में भी हम तकना, की तकी जाना, तकना, देखना पसंदीदगी की निगाह से। और एक होता है स्टेयर, घूरना। समझ रहे हैं बात को? यानी एक है स्टेयर, STARE, स्टेयर, घूरना। आपको किसी का एक्ट बुरा लगा, आप उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं, ये स्टेयर है। नेगेटिव कॉनोटेशन, यानी ऐसा वर्ड जिससे आप उसके मीनिंग्स, एक लिटरली मीनिंग्स होते हैं, वो और चीज है, वो यही है देखना, बस ठीक है, लिटरली मीनिंग्स है। स्टेयर का मतलब भी देखना, गेज का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना। लेकिन अगर हम अब उसको डीपली स्टडी करेंगे, फिर उसके मीनिंग्स में फर्क आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा आई गेज्ड एंड गेज, यहां वो स्टेयर्ड भी तो कह सकता था, नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टेयर में नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसलिए उसने यहां स्टेयर की बजाय क्या लिया? गेज्ड, तकना, कि मैं उन्हें देखते ही रह गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, सोचा कुछ नहीं, मैं उस मंजर को देखकर इतना मबहूत रह गया, इतना मैव हो गया, इतना एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर,
कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, मेरे ज़हन में कोई सोच आ ही नहीं रही थी. बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. व्हाट वेल्थ, कितनी बड़ी दौलत. द शो मीन द सीन. शो मीन सीन, मंजर, नजारा. द शो है टू मी हैड ब्रॉट. कहते ये इतना खूबसूरत मंजर मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया, यू कांट इमेजिन. कहते मैं नहीं सोच सकता. समझ आ रही है? दोबारा इसको मैं देख रहा हूं. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. लहरें भी उनके साथ रक्स कर रही थी. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. वो खुशी में हद से बाहर निकल गई बहुत ज्यादा. इन अ पोएट कुड नॉट बट बी. और एक शायर जो है सिवाय खुश होने के क्या कर सकता था. आई गेज्ड एंड गेज्ड फॉर लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दैट शो टू मी हैड ब्रॉट. अब असल अपनी कंक्लूजन पे आ रहा है कि वो जो वेल्थ है, वो जो दौलत है, वो क्या है मिली उसको. यानी जब वो अपने इस खूबसूरत मंजर निगारी को पेश कर रहा था तो कहते हैं इसमें वो मैक्सिमम अप्रोच उसकी क्या थी, क्या कर रहा था, वो क्या सोच रहा था. तो कहते हैं कि जब मैंने उस वादी में चहलकदमी करते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, मैंने एक अचानक वो जो मंजर मेरे सामने आ गया और मैं उसमें गुम हो गया. तो कहते हैं कि आप लोग सोच ही नहीं सकते कि उस मंजर से मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, मैंने क्या हासिल किया. अब वो बता रहा है आखिरी स्टैंजा. कहते बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है. कहते फॉर ऑफन, वो एफटी लिखा होगा अब बुक पे. देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बुक्स साथ जरूर ओपन रखें. फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच. काउच मीन बेड. एक होता है सोफा कम बेड, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है. कहता है फॉर ऑफन ऑन माई काउच आई लाई. यहां बैठ ही है कि जब मैं अक्सर अपने बिस्तर पर जाकर लेटता हूं, सोता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड. वेकेंट होता है, ज़हन ऐसे खाली होता है. पेंसिव होता है, उदास होता हूं, कोई थॉट आ नहीं रही होती, नेगेटिव अप्रोच हो रही होती है. पेंसिव, थॉटफुल होती है, ऐसी बिल्कुल सैड मूड में. सॉरी. दे फ्लैश, वो फ्लावर्स, वो जो पीछे जिनकी बात कर रहे हैं, देखे दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. इनवर्ड आई आपको पता है कि आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और फोर ब्रेन होता है. ये बायोलॉजी वाले अगर मेरी बात से मुझे अगर मेरी गलती कहीं हो तो उससे इस्लाह फरमाएंगे, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं वो यही है कि माई हैव फ्रंट फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है. हाइंड ब्रेन असल में उसकी मेमोरी को कैप्चर करता है. इनवर्ड आई यहां बायोलॉजिकल, मैं आपको नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको इनवर्ड आई का मतलब यह है कि मेरी जो सोच, मेरी जो मेमोरी के अंदर वो चीजें थी ना, वो दैट फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई. जब मैं अकेला पड़ा था और सोचों में गुम था, यार मैं क्या करूं, तो कहते हैं दे फ्लैश, वो चमक ऐसे पड़ी, रिकॉल टू माइंड, मुझे याद आ गई. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. और वो ऐसे नहीं हो जाती. सॉलिट्यूड एक ये भी कॉनोटेशन की बात समझाने लगा हूं आपको. एक होता है लॉनलीनेस, एक होता है सॉलिट्यूड. आप लोगों को याद होगा वो पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, इन द केव ऑफ हिरा, द ओलिवर स्पेंट, याद आ गया, वीक्स एंड आवर्स, डेज, फॉर वीक्स एंड डेज इन द सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन ऑफ द. क्लियर हो गया? वो सॉलिट्यूड, तन्हाई में, अकेले में. ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है. पॉजिटिव. लॉनलीनेस नेगेटिव कॉनोटेशन है. जब आप लॉनलीनेस में होंगे, तन्हाई में होंगे, बुरी बातें, बैड इंप्रेशंस, ये वो. कहते नहीं मैं उस हालत में भी नहीं था. पोएट कहता है आई वॉज नॉट इन नेगेटिव. लेकिन उदासी थी मेरे अंदर. लेकिन वो जो सीन, वो जो फ्लावर्स मेरे माइंड में आए, उन्होंने आके मुझे हौसला दिया और मेरी जो सैड मूड था उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, बल्कि खत्म कर दिया. आगे बता रहे आपको विच इज द ब्लिस ऑफ, ब्लिस विद ब्लेसिंग्स. ब्लिस, ब्लेसिंग्स. सॉलिट्यूड में मीनिंग्स आप लॉनलीनेस लिखें, लेकिन आप जो उसके लेंगे ना कॉनोटेशन के लिहाज से, वो आपके एक्सरसाइज में आएगा कि व्हाट इज कॉनोटेशन. कॉनोटेशन मैंने बताया अभी आपको कि वर्ड्स से जो आप एब्जॉर्ब करते हो, इवॉल्व करते हो,
एटीट्यूड्स को, फीलिंग्स को, उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। विच इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, होता बड़ा उदास हूं, होता बड़ा परेशान हूं, लेकिन जब वो मंजर मेरे सामने आता है, जब मैं फ्लावर्स को देखता हूं, जब वो फूल मेरे सामने आते हैं, फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और बाकी रह गया था दिल, डांसेस विद द डैफोडिल्स, वो भी डैफोडिल्स के साथ नाचने लग जाते हैं। पहले फूलों को नचाया उसने, ठीक है, फिर लहरों को नचाया उसने, और आखिर में जो रहा सहा उसका दिल था, उसको भी नचा दिया उसने। बात समझ रहे हैं? तो कहता है, फॉर ऑफन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आई, विच इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्ड्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। इज इट क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? मैंने कोशिश की है, आपको पता है क्लास में मेरी कोशिश होती है कि आप चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया करें, जस्ट रीडिंग ना किया करें, पढ़ा ना करें और कि जी हमने लेसन होगा, ठीक है, ये आपकी पोएम है सॉरी, पोएम है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़े इस तरह से कि आप इसको अपने अंदर जगह दें। जिंदगी में कभी दोबारा आप किसी को पूछो जी डैफोडिल्स की ये पोएम मुझे अजबर है, मीनिंग्स ट्रांसलेशन नहीं आने, लेकिन आपको समझ इस तरह से आनी चाहिए कि आपको क्लियर हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए कि मैंने करना क्या उस महीने के। इसकी ग्लॉसरी को भी आप देखेंगे पेज नंबर 752 पे, ग्लॉसरी वो पढ़ेंगे आपको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा बेटा जी, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्वेश्चंस आप पे मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चंस आप खुद निकालेंगे और इसकी एक असाइनमेंट बना के ना क्वेश्चन के आंसर्स निकाल के मुझे आप भेजेंगे। प्रेजेंटेशन मैंने बना दी हुई है, वो नेक्स्ट लेक्चर जो कल होना है इंशाल्लाह उसमें मैं सेंड करूंगा। ये आज मुझे बना के आप सेंड कर देंगे ना, मैं चेक कर लूंगा कि आपका किस किस के आंसर्स जो है ना वो ठीक हैं। ये आप पे है थोड़ा सा वर्क जो मैं आपके तरफ से कराना चाह रहा हूं, इसको बेटे काइंडली आप खुद करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच है पेज नंबर 54 पे, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मेजरली जो है वो 4 आपकी इसमें यूज हुए हैं। एक सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है। इमेजरी की एक लाइन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इमेजरी असल में आपके 5 सेंसेस को पे डिपेंड करती है, 5 सेंसेस पे डिपेंड करती है। हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है ना, 5 सेंसेस होते हैं ना, हवा से खुमसा जिसको आप कहते हैं, हियरिंग, सीइंग, टच, फील एक्स्ट्रा, वो विजुअल है, ऑडिटरी है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। वो फिर डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे आपके पास कि आपकी फॉर एग्जांपल सेंट ऑफ फ्लावर्स जो है, कहते हैं कौन सा इमेजरी तो है, कौन सी इमेजरी है, तो आप बताएंगे ये फीलिंग्स है, स्मेल है, टेस्ट है, आपको चखने से पता लगा है, फूलों की खुशबू का छूने से पता लगा है या आपको सूंघने से पता लगेगा। तो ये आपके पेज नंबर 54 पे जब आप खोलेंगे ना, आपको वहां क्लियर होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और पेज नंबर 55 पे फिर उसने एक वर्क दिया है, इसका सोल्यूशन भी मैंने बना दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं ये काम आप खुद करके मुझे बताएंगे कि सर ये हमने किया तो हमें समझ आई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहते टाइम इज मनी, अब इसको आप क्या लेंगे, इमेजरी है, तखय्युल है, सोच है उसकी, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमिली है। सिमिली की तो एक बात कंफर्म है ना कि एज और लाइक होता है, उसमें आप देखेंगे वो आप कहेंगे हाँ ये सिमिली है। और जिसको मैंने अभी एग्जांपल अभी दी थी मैंने, मेरा चांद जैसा बेटा या मेरा चांद आ गया, अब चांद जैसा बेटा सिमिली हो गया, चांद आ गया मेटाफर हो गया। टाइम इज मनी, पैसों की तरह, और पैसा क्या होगा वक्त पैसे की तरह से है, सिमिली, वक्त पैसा है, मेटाफर। ठीक है, किसी चीज को बिल्कुल वैसा कर देना वो क्या होता है, इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तेआरा, मेटाफर को। और किसी को मिलाना वो तशबीह कहलाता है, सिमिली कहलाता है।
तो ये भी आप बेटा पेज नंबर 55 पे इसको आप करेंगे इंशाल्लाह, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कनोटेशन की भी मैं बात आप लोगों से कर रहा था कि कनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड। लिटरली मीनिंग्स की बात नहीं कर रहा, वो मैंने बताया ना, सॉलिट्यूड मीन तन्हा, अकेला, ओके। आपने क्या फील किया उससे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहां पे ऑप्शंस दे रहा है, गेज और स्टेयर आ गया। देखें गेज क्या है, पॉजिटिव। पेज नंबर 56 की मैं बात कर रहा हूं, 56 की सॉरी 56 की। गेज पॉजिटिव कनोटेशन है, स्टेयर नेगेटिव कनोटेशन है। आप किसी को घूर रहे होंगे तो वो आपको फूल नहीं पेश कर चांटा लगेगा, देखिए घूरा अब, ये स्टेयर है। और अगर आप किसी को लाइकिंग वे में कोई चीज अच्छी लग रही है, फूल अच्छे लग रहे हैं आपको, पिक्चर अच्छी लग रही है आपको, तो उसको आप लाइकिंग वे में देखेंगे तो वो गेज कर रहे होंगे। शाइन एंड ग्लेयर, शाइन पॉजिटिव कनोटेशन है, ग्लेयर नेगेटिव कनोटेशन है। होता वो भी चमकना है, लेकिन ग्लेयर के अंदर जो है ना ऐसी रोशनी होती है जो आंखों को चुभन दे रही होती है, हार्ड होती है। जबकि शाइन जो है वो सूदिंग, आपकी उसको सुकून दे रही होती है। होल्ड जखीरा करना, होल्ड होता है जो इलीगली आप उसको कलेक्ट कर देते हो, स्टोर कर देते हो, वो इलीगली, वो नेगेटिव कनोटेशन है। और कलेक्ट जमा करना पॉजिटिव कनोटेशन। ठीक हो गया बेटे जी। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव नाउन, ये भी पेज नंबर 56 पे है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, a word that is given to the group or class of something। एक क्लास है, ग्रुप है, उसको जो आप रिप्रेजेंट करते हो एक वर्ड के जरिए से। मतलब आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होम आई टीचिंग, आई एम टीचिंग। सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ क्लास। Instead, I say, I am teaching the number of students. I say, I am teaching the class. The word class shows the group of particular objects. This is called a collective noun. This is called a collective noun. Proper definition देखें, a single noun, singular noun, such as committee or team that refers to a group of people, animals or things is called collective noun। ठीक हो गया। एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, कलेक्शन ऑफ शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप्स, फ्लीट होगा, फ्लीट, FLEET, फ्लीट। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, आर्मी। Collection of soldiers, army. Collection of singers, band. Collection of cattle, herd, HERD। अब ये एक वर्ड आपने पढ़ा, होल्ड, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, दिस इज अनदर वर्ड, ये ठीक है। these 4 words, ओके। क्लियर हो गया बेटा जी। इसके बाद आ जाते हैं जी कंजंक्शन, पेज नंबर 57 पे। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन असल में एक वर्ड होता है दैट जॉइंस 2 sentences और वर्ड्स, या वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम देता है। क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। कभी ट्रेन में सफर किया आपने? किया होगा डेफिनेट। बास जगहों पे ना आपको रेल की पटरियां एक दूसरे से आगे निकलती हुई नजर आती हैं, वहां लिखा होता है जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मुजफ्फरगढ़, यहां से जी आगे आप
कराची के लिए निकलेंगे, इधर से आगे आप पेशावर के लिए, और डिफरेंट उसके रूट्स जो वो जंक्शन, इसी से आप समझें कि ये कंजंक्शन जो एक वर्ड ऐसा होता है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड है, वाइल है, बट है, बिकॉज है, देयर आर सो मेनी ना। और ऐसे जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है? सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है? इक्वल रैंक के, यानी इधर भी सेंटेंस है, इधर भी सेंटेंस है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, बस दोनों को इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसमें एक जो आपका कंजंक्शन होता है, एक जो क्लॉज होता है, अभी मैं क्लॉज की बात नहीं करना चाह रहा था लेकिन आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें हम कहेंगे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें इक्वल रैंक नहीं होगा। जिसमें सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल जहूर साहब हमारे प्रिंसिपल है, तो होम एम आई सबऑर्डिनेट हूं। मैं आपके वहां आपके सिस्टम में, आपको पता है, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूं, तो मेरे टीचर्स मेरे साथ क्या है? सबऑर्डिनेट है। नियाज साहब हम सबको लीड कर रहे हैं, वो हमारे प्रिंसिपल हो गए, मेन हो गए, और हम सब उनके क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए। तो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको जो मिलाने के लिए कंजंक्शन यूज किया जाएगा बेटा जी, उसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक हो गया? ये फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस आने अभी आगे, उस पर फिर बात बड़ी डिटेल में चलनी है। अल्लाह करे उस वक्त तक हम डायरेक्ट बैठे हों और फिर उस वक्त इंशाल्लाह ज्यादा आपको लुत्फ आएगा, मजा आएगा कि जी हमने क्या। अभी फिलहाल जो बातें मैंने आपको समझाई है बेटा जी, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया है, इमेजरी को, पर्सोनिफिकेशन को, सिमिली को, मेटाफर को, और उसके साथ मैंने आप लोगों को कनोटेशन के हवाले से आइडिया दिया है, कलेक्टिव नाउन का आइडिया दिया है और कंजंक्शन का आइडिया दिया है। ठीक हो गया? और इसके बाद मैंने इस पे पेज नंबर 57 पे आगे सोल्यूशन है। ही रैन फास्ट बट, लिख लें, जल्दी करें, बुक्स पे नोट करें। He ran fast but he missed the train. Wait till I return भी ठीक है, until भी ठीक है, दोनों, लेकिन ज्यादातर till यूज किया जाता है। Work hard, lest आएगा, lest, lest, work hard, नंबर 3 सेंटेंस पे, lest he should fail, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। Work hard, you should, sorry, वर्क हार्ड, लेट्स यू शुड फेल, मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी, यू विल गेट अ प्राइज बिकॉज यू डिजर्व इट। ठीक है जी? उसके बाद आपके आ जाती है पेज नंबर 58 पे पार्टिसिपल्स की कहानी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है, एक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक सिंपल पास्ट फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है बेटा जी। और जो आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं पहली फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म जो लगाते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इनको एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। तो एक्सरसाइज आगे दी हुई है, अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपने खुद करना है। मैंने आपको बता दिया कि एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है, नो इशू। तो कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को ना आप अंडरलाइन कर दें बस। तो ये बेटा जी आपका काम है। आगे समरी राइटिंग का टेक्स्ट बताया हुआ वो मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझा दिया था कि राइटिंग अ समरी क्या है, उसको आपने प्रिसाइज करना होता है। जो कुछ आपको दिया गया उसको आप तसल्ली से समझें और फिर उसको एलेबोरेट करें कि इसमें पोएट कहना क्या चाहता है। पोएट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल दें, उसके वर्क को थोड़ा सा ले लें, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस पोएम के बारे में जो कुछ आपके आइडियाज हैं वो सारे के सारे उसमें ऐड करके आप उसमें दे सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप you have learned it all that I want to tell you. Wish you good luck. Thank you very much. Allah Hafiz.